हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है युद्ध के नियम, स्थल, एरियल और समुद्री युद्ध। इस सेशन में हम जानेंगे कि युद्ध के जो नियम है वो क्या क्या होते हैं और किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है युद्ध के दौरान। तो इसमें किस किस युद्ध के नियम के बारे में जानेंगे, स्थल, एरियल और समुद्री युद्ध। आप एरियल को हवाई और वायु के भी नाम से जानते होंगे। युद्ध के नियम, युद्ध लड़ने के लिए भी नियम होते हैं, हर चीज़ का नियम होता है, तो युद्ध लड़ने के भी नियम होते हैं। 1949 में जेनेवा में यह नियम बनाए गए थे। ये जो युद्ध के नियम है वो कहाँ बनाए गए थे? जेनेवा में। कब बनाए गए थे? 1949 में। इसमें कुल 161 नियम हैं, जिसमें हमला कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है ये सारी बातें बताई जाती हैं। तो टोटल नियम कितने हैं इसमें? 161, जिसमें क्लीन ये नियम में बताया गया है कि आप किस पर युद्ध कर सकते हैं और किस पे युद्ध नहीं कर सकते, कब करना है, कब नहीं किया जाना है युद्ध, ये सब सारे बातें बताई जाती हैं इसी युद्ध के नियम में। युद्ध लड़ने के अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं। इन्हीं नियमों के हिसाब से जंग लड़नी होती है और जीतनी होती है। अगर किसी जंग में इन नियमों को तोड़ा जाता है तो उसे युद्ध अपराध कहा जाता है। अगर ये जो युद्ध नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार अगर कोई भी युद्ध नहीं लड़ता है कोई भी देश, तो उस देश को युद्ध अपराध उसे युद्ध अपराध के अंतर्गत माना जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे युद्ध के नियम में से सबसे पहला जो है वो है स्थल युद्ध के नियम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्थल युद्ध के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं और जिनका पालन अधिकांश राज्य करते आ रहे हैं उनका उल्लेख निम्नलिखित है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो स्थल युद्ध नियम है वो कुछ निम्नलिखित हैं जिन्हें बनाए गए हैं युद्ध के दौरान उसे फॉलो करने के लिए। तो पहला है योद्धाओं और अयोद्धाओं संबंधित नियम, मतलब जो योद्धा है और जो योद्धा नहीं है उसके संबंधित नियम। दूसरा है योद्धाओं के संबंध में नियम, फिर अयोद्धाओं के संबंध में नियम, मतलब योद्धाओं के संबंध में नियम और अयोद्धाओं के संबंध में नियम ये बनाए गए हैं जो इस तरह से है। योद्धाओं और अयोद्धाओं संबंधित नियम क्या हैं? तो स्थल युद्ध में योद्धाओं का अयोद्धाओं के अंतर को जानना आवश्यक है, और ये सही बात है कि उसमें कौन योद्धा है, कौन लड़ाई कर रहा है और कौन योद्धा नहीं है, इसके बीच पहले अंतर को जानना ज़रूरी है। जो व्यक्ति शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेता है उसे योद्धा कहते हैं। तो योद्धा किसे कहते हैं? जैसे कि सेना हो गया, सेना क्या होता है? वो शस्त्र लेकर युद्ध में खड़ा होता है, तो जिसे योद्धा कहते हैं। और जो योद्धा नहीं होते हैं वो कौन होते हैं? जो व्यक्ति युद्ध में शस्त्र लेकर नहीं लड़ता लेकिन योद्धाओं को अपनी सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, क्लर्क, रसोइया, नौकर, मवेशी इत्यादि। ये सब जो है डॉक्टर है, नर्स है, क्लर्क है, रसोइया है, नौकर हैं, ये सब क्या है? ये सब भी युद्ध में जाते हैं लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ क्लर्क और एज अ रसोइया जाते हैं। वो कोई शस्त्र लेकर खड़े नहीं होते हैं युद्ध करने के लिए। इसीलिए ये दोनों के बीच में अंतर जानना ज़रूरी है स्थल युद्ध के लिए। योद्धाओं के संबंध में नियम, तो योद्धाओं के संबंध में कुछ नियम हैं वो इस तरह से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योद्धाओं के संबंध में नियम यह है कि उनकी हत्या कर देनी चाहिए, अर्थात युद्ध में योद्धाओं को मारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर युद्ध में कोई योद्धा जख्मी या घायल हो जाता है तो उसे मारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त अगर युद्ध भूमि में कोई योद्धा आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी हत्या नहीं की जा सकती, बल्कि उसे रहने के लिए मकान दिए जाएंगे और उनके जीवन की रक्षा की जाएगी। तो ये है स्थल युद्ध के नियम, और इसमें जो योद्धा हैं, योद्धा के साथ अगर लड़ाई होगा तो उसको मारना ही है, उसको मरना ही है, तो उसको मार देना चाहिए, ये नियम है। लेकिन वो योद्धा अगर जख्मी हो गया तो उसे मारना नहीं है, उसे मारा नहीं जाता है। अगर वो योद्धा आत्मसमर्पण भी कर रहा है तो उसकी हत्या नहीं करनी है, बल्कि उसे रहने के लिए मकान देना है और उसकी रक्षा भी करनी है। ये है स्थल युद्ध के नियम, लेकिन योद्धा के लिए। अब अयोद्धा के संबंध में कुछ नियम है।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह नियम परंपरा के रूप में चला आ रहा है कि किसी भी हालत में अयोद्धा को मारा नहीं जा सकता है और उन पर शस्त्र नहीं चलाया जा सकता है। तो वो योद्धा है ही नहीं, वो शस्त्र उठाया ही नहीं है युद्ध करने के लिए, तो आप उसको कैसे मार सकते हैं। तो ये जो नियम है ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये परंपरा शुरू से ही चला आ रहा है। आप मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, जैसे बाहुबली मूवी हो गया, उसमें भी देखे होंगे कि उन लोगों को मारा नहीं जाता है, जो रसोइया होता है, जो डॉक्टर होता है, ये सबको मारा नहीं जाता है, और जो आत्मसमर्पण करता है उन लोगों को भी मारा नहीं जाता है। तो ये कुछ नियम है, ये युद्ध के दौरान बनाया गया, और ये जो नियम है कि जो योद्धा नहीं है उसको नहीं मारना है, ये जो नियम है ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। वायु युद्ध के नियम, हवाई जिसे कहा जाता है, हवाई के भी नाम से जाना जाता है, अब ये जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत स्थल या जल युद्ध के नियमों को ही प्रधानता थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ही युद्धों पर स्वरूप बदल गया। हवाई युद्ध का विकास हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण बड़े बड़े और शक्तिशाली हवाई जहाज, अणुबम, उड़ने वाले बम, रॉकेट, मिसाइल आदि बनाए गए, जिसके कारण परंपरागत युद्ध के नियम बेकार सिद्ध हुआ। हवाई युद्ध के कारण योद्धा और अयोद्धा के बीच अंतर समाप्त हो गया। हवाई युद्ध के कारण तटस्थता भी समाप्त हो गई। समय समय हवाई युद्ध के संबंध में कुछ निश्चित कानूनों का निर्माण करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उल्लेख निम्नलिखित रूपों से किया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध है उसका जो स्वरूप है वो बदल गया। कैसे बदल गया? पहले जल युद्ध हुआ, फिर स्थल युद्ध हुआ, ये दोनों युद्ध हुआ। उस टाइम तक ठीक था, लेकिन प्रथम विश्व के बाद तीसरा एक युद्ध आया, वो है हवाई युद्ध। तो हवाई युद्ध के कुछ अपने ही नियम कानून हैं, और अगर स्थल और जल युद्ध के नियमों का बात करें तो उसमें वो सम्मिलित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो अयोद्धा है उसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन हवाई युद्ध में तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन योद्धा है, कौन योद्धा नहीं है। अगर वो बम गिराएगा तो बम अगर वो गिराया या फिर ऊपर से अगर फायरिंग किया तो फिर दोनों मारे जाएंगे, योद्धा भी मारे जाएंगे और अयोद्धा भी मारे जाएंगे। तो इसके लिए कोई भी नियम नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसमें समय समय पर इस कानून का निर्माण करने के लिए सम्मेलन आयोजित होते रहा। जो सम्मेलन आयोजित हुआ उसका उल्लेख है जो निम्नलिखित रूप से किया गया है। पहला है ब्रुसेल्स सम्मेलन जो 1874 में हुआ था, फिर हेग सम्मेलन 1899 to 1907, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925। जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में अलग से भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में। निशस्त्रीकरण सम्मेलन, ये भी 1932 में आया था। तो ये भी निशस्त्रीकरण है, ये इसका भी अलग से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। पहला जो ब्रुसेल्स सम्मेलन ये 1874 में हुआ था। चलिए जानते हैं इसमें क्या हुआ था। इस सम्मेलन में 1874 ईस्वी में ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसके अंतर्गत हवाई युद्ध के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाए गए। हवाई युद्ध के भी नियम बनाए गए, क्योंकि वो सब नियम तो इसके आगे टिके नहीं। खुले और आरक्षित नगरों, बस्तियों और गांवों पर हवाई बम की वर्षा नहीं की जानी चाहिए। मतलब जो खुले हैं, जो आरक्षित नगर हैं, उस बस्तियों पे, उस गांवों पे हवाई हमले नहीं किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अस्पताल, धर्म, विज्ञान और कला संबंधी इमारतों को हवाई बम वर्षा का निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो कोई धर्म स्थल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई कला संबंधी कुछ इमारतें हैं, तो इन जगहों पर बम की वर्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है हेग सम्मेलन जो 1899 और 1907 के बीच में हुआ था। 1899 ईस्वी में हेग सम्मेलन ने ब्रुसेल्स सम्मेलन में बने नियमों को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि असुरक्षित गांवों तथा नगरों पर बम गिराना वर्जित है। जो इसमें ये जो सम्मेलन है, एक सम्मेलन, वो जो पहला वाला सम्मेलन था ब्रुसेल्स सम्मेलन, उसको वो स्वीकार करते हुए कहा कि जो गांव सुरक्षित नहीं है, जिसमें सुरक्षा वो गांव ऐसे गांव जो एकदम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उन गांवों पर
बम गिराना वर्जित है, उन गांवों पर बम नहीं गिराया जा सकता है। 1907 ईस्वी में हेग सम्मेलन में कहा गया कि हवाई जहाज़ों के विस्फोटक तथा बम नहीं गिराए जाएं। तटस्थ राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह अपने आकाश में हवाई युद्धों को ना होने दें। तो जो नीचे में जो योद्धा रहते हैं, जो तट पे रहते हैं, जो ज़मीन पे योद्धा रहते हैं राज्यों में, उनका कर्तव्य ये बनता है कि वो हवाई युद्धों को ना होने दें, मतलब जो हवाई हमले हैं उससे ना होने दें, उसे रोकें। नंबर 3, जेनेवा प्रोटोकॉल। जो जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है? इस प्रोटोकॉल में हवाई युद्ध में विषैल गैसें और जीवाणु बम का प्रयोग करने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल का मानना है कि जो विषैल गैस हैं और जो जीवाणु बम हैं उसे ना छोड़ा जाए। इसे छोड़ने से क्या होता है? बीमारियां फैलती है, लोग मरने लगते हैं, और अगर लोग जिंदा भी रह जाते हैं लेकिन उनमें अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, जिसके कारण ये प्रोटोकॉल को लाया गया था 1925 में। निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य आयोग ने असैनिक जनता पर हवाई आक्रमण को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जिसके पास शस्त्र नहीं है, जो निशस्त्र है, उन पर जो सैनिक नहीं हैं उन पर हवाई आक्रमण करने पर पूर्ण तरह से रोक लगा दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे समुद्री युद्ध के नियम। ये अंतिम युद्ध नियम है। समुद्री युद्ध के नियम और स्थल युद्ध के नियमों पर काफ़ी समानता है, फिर भी इन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। समुद्री युद्ध का उद्देश्य शत्रु के व्यापारी और लड़ाकू जहाज़ों को नष्ट करना तथा समुद्र से मिलने वाले प्रत्येक लाभ प्राप्त करना है। दोनों के नियम सेम हैं, लेकिन कुछ जो उद्देश्य हैं दोनों के अलग हैं। जैसे समुद्र का जो नियम है उसमें क्या है? उनका उद्देश्य है कि शत्रु के व्यापार और लड़ाकू जहाज को नष्ट कर देना। अगर किसी व्यापार के लिए अगर कोई जहाज़ जा रहा है तो उस जहाज़ को नष्ट कर देना, उसके लड़ाकू जहाज़ को नष्ट कर देना, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। समुद्री युद्ध के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कुछ समुद्री युद्ध के नियम हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सार्वजनिक और निजी शत्रु जहाज़ पर हमला। दूसरा है शत्रु के व्यापारिक जहाज़। तीसरा है जहाज़ का चालक दल। और चौथा है आत्मरक्षा का अधिकार। तो चलिए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो पहला है सार्वजनिक और निजी शत्रु जहाज़ पर हमला। नौसैनिक युद्ध के दौरान दुश्मन राज्यों के जहाज़ों पर हमला करने और उनकी संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार होता है। तो जो नौसैनिक योद्धा हैं, जो जल वाले जो योद्धा हैं, समुद्री योद्धा हैं, उसमें क्या होता है? वो दुश्मन के राज्यों के जहाज़ों पर अपना हमला करके, ये नियम है बनाया हुआ, और उसके संपत्ति को जब्त कर सकते हैं और उसे नष्ट कर सकते हैं। उनको ये अधिकार प्राप्त है। इसमें बहुत सारे ऐसे जगहों पर भी हमले न करने का नियम बनाया गया है, जैसे अस्पताल, जहाज़, धार्मिक, वैज्ञानिक और परोपकारी कार्यों में नियोजित जहाज़, काटिल जहाज़, मछली पकड़ने वाले और बाजार के नावें इत्यादि। इन जगहों में हमला न करने का नियम बनाया गया है। शत्रु के व्यापारिक जहाज़। समुद्री युद्ध के दौरान शत्रु के व्यापारिक जहाज़ों को नष्ट किया जा सकता है। तो शत्रु के व्यापारिक जहाज़ को नष्ट करने का भी नियम बनाया गया है। तीसरा है जहाज़ का चालक दल। जहाज़ के ऐसे चालक दल और यात्रियों पर तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक वे उस जहाज़ के तलाशी में अपना दखल ना दे दे। यानी जहाज़ का चालक दल, यानी जहाज़ का जो चालक दल है या फिर जहाज़ के जो यात्री हैं उस पे हमला नहीं करना है। जब आप तलाशी कर रहे होंगे और आपके तलाशी में अगर कोई भी व्यक्ति दखल देता है, तब आप उस पे प्रहार कर सकते हैं, तब उस पे आप वार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जहाज़ चालक दल को और वहाँ पे बैठे यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं।
नंबर 4 आत्मरक्षा का अधिकार। व्यापारिक जहाज दुश्मन के हमले से अपनी रक्षा करने के हकदार हैं। जो व्यापारिक जहाज होते हैं उनका पूरा हक है कि वो अपनी रक्षा कर सके। तो ये सब है, वो रक्षा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ये नियम बनाए गए हैं कुछ युद्ध के लिए, स्थल नियम, जल नियम और हवाई नियम, जिसे वायु नियम के या वायु युद्ध के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ये है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा और आप लाइक करोगे तो मुझे ये फील होगा कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो रंग लाया। ओके, थैंक यू।